साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण पर। वर्णों के उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं तथा वर्णों का उच्चारण करते समय वाणी को कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं और उन्हीं प्रयत्नों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। वर्णों के उच्चारण यानी कि हिंदी वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न भागों से होता है। ये भिन्न भिन्न भाग उच्चारण स्थान के नाम से जाने जाते हैं। उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका इत्यादि। कंठ, तालु, मैं यहां लिख देता हूं कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान है उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसमें कंठ है, तालु है, दंत, ओष्ठ, नासिका। इन सब भागों में क्या है, उच्चारण स्थान को बांटा गया है। अगर उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है, मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान कहते हैं, यानी कि मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। पहला जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। कंठ की अगर हम बात करें, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती है, या कंठ से जिनका क्या उच्चारण होता है, उन्हें कंठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। कंठ ध्वनियों की अगर हम बात करें तो स्वरों में अ, आ, कै वर्ग, यानी कै वर्ग की 5 ध्वनियां, ए, आ, कै वर्ग की 5 ध्वनियां, कै वर्ग की 5 ध्वनियां है और विसर्ग है और विसर्ग ना, आवाज मत कर। विसर्ग क्या है इसके अंतर्गत? विसर्ग ध्वनियां इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है तालवे। दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह तालवे है। तालवे
जिनका उच्चारण तालु से होता है या जिनका उच्चारण स्थान तालु है उनको तालव्य ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। इसमें लघु और दीर्घ ई ई ई ई यह दो वर्ण, उसके बाद स्वरों में च वर्ग, तीनों सकार में से शयसकार क्या है, तालव्य ध्वनियां मानी जाती हैं। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य की अगर हम बात करें कि जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा किसे कहेंगे, मूर्धा तालु के जो हमारे ऊपर का स्थान है वह मूर्धा के नाम से जाना जाता है। यह हमारा कंठ है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद जो ऊपर वाला जो स्थान है तालु के ऊपर का हिस्सा वो क्या है, मूर्धा के नाम से जाना जाता है। मूर्धन्य की बात करें तो री, ट वर्ग, र और श वर्ण ये क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं। री, ट वर्ग, री, र और श, र स्कार में शयस्कार इसके अंतर्गत आता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। उसके बाद है दंत ध्वनियां। दंत यानी कि जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, जिनके ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हम दांतों की सहायता लेते हैं। उनमें तय वर्ग, लय और स दंत उच्चारण स्थान। दंत में तय वर्ग, तय वर्ग के यह 5 वर्ण, उसके बाद ल और स, लय और स ध्वनि क्या है इसके अंतर्गत आएगी। 5वां उच्चारण स्थान है ओष्ठ। 5वां उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ है, कि जिनका उच्चारण होठों से होता है। उनमें उ उ लघु और दीर्घ दोनों उ और पै वर्ग पूरा का पूरा क्या है, ओष्ठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है। वो इसमें उ और उ, पै वर्ग पूरा का पूरा पै वर्ग क्या है, ओष्ठ ध्वनि के नाम से जाना जाता है, जिनका उच्चारण होठों से होता है। उसके अगर हम बात करें तो अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण में चंद्र बिंदु मुख्य है, चंद्र बिंदु माना जाता है। अनुनासिक अगर चिन्ह की बात करें तो इसमें चंद्र बिंदु आता है। अनुनासिक वर्ण में क्या है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु आता है। अब है नासिका वर्ण, यानी कि जिनका या जिनके उच्चारण में हवा का जो मुख्य अंश है वह नाक से निकलता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। नासिक के वर्ण, नासिक यानी कि जिनके या ऐसे वर्ण या जिनके उच्चारण में जिनके
उच्चारण में कि जिनके उच्चारण में हवा का मुख्य अंश नाक से निकलता है, जिनके उच्चारण में हवा का मुख्य अंश, हवा का मुख्य अंश नाक से निकलता है, नाक से निकलता है, वह क्या है, नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजनों का जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजनों का जो पांचवा वर्ण है वह क्या है, इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि नासिक के वर्ण के अंतर्गत आता है। कंठ तालवे, यानी कि कंठ और तालवे ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। इसमें ए और ऐ ये दो ध्वनियां हैं जो कंठ तालवे ध्वनियों के नाम से जानी जाती हैं। कंठ तालवे, ए और ऐ ये दोनों ध्वनियां क्या है, कंठ तालवे ध्वनियां है। उसके बाद है कंठोष्ठ्य ध्वनियां, कंठ और ओंठ है, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य यानी कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कंठ और होंठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको कंठोष्ठ्य ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। उच्चारण स्थान कंठ और क्या, होंठ है। तो इसमें ओ और औ, ओ और औ दो ध्वनियां हैं, दो स्वरों में ध्वनियां हैं, ओ और औ क्या है, कंठोष्ठ्य। फिर है दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण, यानी कि दांत और होंठ दोनों से उच्चारण करते समय इन दोनों से सहायता लेनी पड़ती है, दांतों से भी होंठ से भी। वह एक ही मात्र ध्वनि है, एक वर्ण है वह वर्ण, वह वर्ण क्या है, दंतोष्ठ्य वर्ण है। तो 10वें नंबर पे ये था। उसके बाद है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की अगर हम बात करें तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग मसूड़ों के पास पहुंचता है और हवा है जो वह पार्श्व से निकल जाती है। इसमें एकमात्र वर्ण आता है लय। अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें, पार्श्विक यानी कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग है, अग्र भाग है, मसूड़ों के पास पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, मसूड़ों के पास, मसूड़ों के पास क्या है, पहुंच जाता है। और मसूड़ों के पास जैसे ही अगला भाग पहुंचेगा तो जो हवा है वह क्या है, हमारे जीभ के पार्श्व से निकल जाती है। इसमें एकमात्र व्यंजन आता है लय व्यंजन, अंतस्थ में लय व्यंजन है, वह क्या है, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दो विभाजन और है, एक तो है उत्क्षिप्त, एक है उत्क्षिप्त और एक है प्रकंपित। प्रकंपित, उत्क्षिप्त में अड़य और ढय, अड़य और ढय दो वर्ण आते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी कि जीभ नीचे गिरती है, एकदम से क्या है, नीचे गिरेगी जब हम इन दोनों का उच्चारण करेंगे, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अड़य और ढय इनको ताड़न जात भी बोला जाता है। प्रकंपित में, प्रकंपित का अर्थ होता है कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ 2 या 3 बार क्या है, कांपती है। र
वर्ण क्या है, इसके अंतर्गत आएगा। अब हमने बात की थी वर्णों के उच्चारण के स्थान पर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक के इत्यादि इत्यादि पर। अब हम आगे बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हमें प्रयत्न, जिनके उच्चारण में हमारी वाणी को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है या प्रयास करना होता है। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न या प्रयास के आधार पर। वर्णों का ये दूसरा वर्गीकरण है। वर्णों का उच्चारण प्रयत्न या प्रयास के आधार, प्रयास के आधार पर। वर्णों के स्पष्ट उच्चारण में वाणी द्वारा कुछ प्रयत्न होता है। इसके दो प्रकार हैं, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न है और एक है बाह्य प्रयत्न। इसके भी क्या है, दो वर्गीकरण है। एक तो है अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। एक तो भीतरी प्रयत्न है और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ये दो क्या है, वर्गीकरण है इसके। वर्णों के उच्चारण प्रयत्न या प्रयास के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर की अगर हम बात करें तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो प्रयत्न उच्चारण के आरंभ में होता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो उच्चारण के अंत में होता है उसे बाह्य प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के भी भेद है, इसके भी क्या है, अलग अलग भेद है। तो पहला भेद है विवृत। पहला भेद है विवृत के नाम से, विवृत। पहला भेद है विवृत, दूसरा है स्पृष्ट। विवृत, स्पृष्ट। तीसरा है इष्ट विवृत। तीसरा क्या है, इष्ट विवृत। आगे है इष्ट स्पृष्ट। ये तो है अभ्यंतर प्रयत्न। कौन से प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न। विवृत की अगर हम बात करें, पहला वर्गीकरण है विवृत, यानी जिनके उच्चारण में वागिंद्रियां खुली रहती हैं वह विवृत वर्ण कहलाते हैं। सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर क्या है, सभी स्वर विवृत वर्णों के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम स्पृष्ट की बात करें, स्पृष्ट का अगर अर्थ की, इस शब्द का ही अर्थ होता है छूना, यानी कि जिनके उच्चारण में वागिंद्रियों का द्वार बंद रहता है, अर्थात वर्णों का उच्चारण जब होगा तो वह प्रयत्न जिसमें दोनों होंठ एक दूसरे को छू लेते हैं। कै से लेकर मैं तक के, कै से मैं तक के स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पष्ट वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है ईषित विवृत। ईषित का अर्थ होता है थोड़ा या किंचित मात्र। थोड़ा या किंचित मात्र अर्थात जिनके उच्चारण में वाग इंद्रियां थोड़ी खुली रहती है, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या है, खुली रहती है। ईषित विवृत की अगर हम बात करें तो इसमें य, र, ल,
और व, यह जो व्यंजन है वह ईषत् विवृत के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम ईषत् स्पृष्ट की बात करें तो जिनके उच्चारण में वागेंद्रियों का जो द्वार है कुछ कुछ, या वागेंद्रियां कुछ कुछ बंद रहती हैं, जिनके उच्चारण में क्या है, ईषत् मतलब, ईषत् का अर्थ है थोड़ा, कुछ मात्रा में, स्पृष्ट यानी कि द्वार बंद रहना, यानी कि तो जिनके उच्चारण में वागेंद्रियां कुछ कुछ बंद रहती हैं या बहुत थोड़े मात्रा में बंद रहती हैं, उसको क्या है, ईषत् स्पृष्ट वर्ण के नाम से जाना जाता है। तीनों सकार है या तीनों सकार व्यंजन है इसी के अंतर्गत आएंगे। श, श और स, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये तीनों श है वह ईषत् स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो था अभ्यंतर पर्यटन, जिसके आधार पर चार वर्गीकरण थे, विवृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत और ईषत् स्पृष्ट। अब बात आती है बाह्य पर्यटन की। बाह्य पर्यटन, बाह्य पर्यटन, अगर हम बाह्य पर्यटन की बात करें तो इसके अनुसार भी वर्णों के भेद है। एक तो है घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। एक तो है घोष, घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। घोष और अघोष, इसको सघोष भी बोलते हैं। इसको क्या है, सघोष वर्ण भी कहा जाता है। यह है बाह्य पर्यटन। घोष वर्ण के उच्चारण स्थान में केवल नाद का प्रयोग होता है, यानी कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती हैं। क्या होती है, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सारे स्वर य, र, ल, व, है, किसके अंतर्गत आएंगे, वह क्या है, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि घोष वर्ण की अगर हम बात करें तो दोबारा बोल देता हूं कि घोष वर्ण के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, यानी कि जिनका, यहां घोष का अर्थ ही होता है नाद, ध्वनि, यानी ऐसा ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंकार उनमें उत्पन्न होती है। इनमें तीसरा, चौथा, पांचवा सारे स्वर य, र, ल, व, है। तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, य, र, ल, व, है, क्या है, घोष वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। अघोष का अर्थ है कि इन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। केवल क्या है, श्वास का प्रयोग होता है अघोष वर्णों में। इसमें अगर हम इसकी बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, श, श, स, ये अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और उसमें भी श, श, स, ये तीन वर्ण, श, श और स, ये क्या है, अघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे। बात समझ आ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, ये तीन तीन उसके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके बाद य, र, ल, व, है, यह। और अघोष में क वर्ग का प्रथम और दूसरा, च वर्ग का प्रथम और दूसरा, ट वर्ग का प्रथम और दूसरा, त वर्ग का प्रथम और दूसरा, प वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण क्या है,
इसके अंतर्गत आएगा। फिर श, श और स तीनों सकार भी इसमें आते हैं। अब बात आती है, इसके अलावा भी वर्णों के दो भेद किए जाते हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण मैं यहां लिख देता हूं। एक तो है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की अगर बात करें कि जिनके उच्चारण में अपेक्षता कम वायु निश्रित होती है। अल्प होता थोड़ा, प्राण यानी हवा, यानी कि जिनके उच्चारण में कम वायु निश्रित होती है उनको क्या है, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु या प्राण लगते हैं। अगर इसकी बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। यानी कि क, ग, ख को छोड़कर क, ग और न, उसके बाद च, ज और न, यानी कि 5 अनुस्वार अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का। इसके साथ सभी स्वर, सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर हो गए और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, पांचवा व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। और अगर हम महाप्राण की बात करें तो इसमें दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वह क्या है, महाप्राण प्राण कहलाता है। और इसके अलावा श, श, स और है, श, श, स और है, श, स और है विसर्ग। विसर्ग है वह क्या है, महाप्राण वर्ण है। अल्प प्राण की बात करें, पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का और सभी स्वर। महाप्राण में दूसरा, चौथा श, श, स और है ये विसर्ग वर्ण कहलाते हैं।